दोस्तों, सोशल मीडिया पर आजकल आईएएस ऑफिसर्स के वीडियो छाए हुए हैं। कभी कोई लॉकडाउन में गश्त पर निकल जाता है तो कभी कोई आम नागरिक बनकर किसी सरकारी दफ्तर में पहुंच जाता है। इन सब वीडियोस को देखने के बाद मन में कई सवाल आते हैं कि आखिर आईएएस होता कौन है? क्या सभी आईएएस एक ही काम करते हैं? और आखिर ये आईएएस ऑफिसर के पास कितनी पावर है? क्या एक आईएएस ऑफिसर कुछ भी कर सकता है या उसके भी कुछ दायरे हैं? आज इन्हीं सवालों का जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। और वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ही मत भूलिएगा। पहले जान लेते हैं कि एक आईएएस होता क्या है। एक आईएएस ऑफिसर ऑल इंडिया सर्विसेज का एक ऑफिसर होता है जो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करता है। आईएएस के अलावा ऑल इंडिया सर्विसेज में इंडियन पुलिस सर्विस यानी कि आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज यानी कि आईएफएस के ऑफिसर्स होते हैं। हर साल 10 लाख से ज्यादा बच्चे यूपीएससी की परीक्षा देते हैं। यूपीएससी में 3 अलग अलग टेस्टिंग स्टेजेस हैं, जिनमें से पहली है प्रीलिम्स, जहां मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से आपका सामना होता है। इसे पार करने के बाद आपको यूपीएससी का मेंस लिखना होता है, जो कि एक रिटन एग्जाम है। और आखिर में आपको एक इंटरव्यू क्रैक करना होता है। इन 10 लाख से ज्यादा बच्चों में केवल 150 से 180 लोग ही प्रीलिम्स, फिर मेंस और फिर इंटरव्यू, ये तीनों स्टेजेस को पार कर पाते हैं। और इसीलिए इसे भारत का सबसे मुश्किल एग्जाम्स भी कहा जाता है। जो यहाँ तक पहुंच जाते हैं उनमें से कुछ को रैंक के आधार पर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिल जाती है। एक आईएएस का मुख्य काम है सरकार की एग्जीक्यूटिव ब्रांच को सर्व करना, यानी जो पॉलिसीज और लॉ सरकार ने बनाए हैं उन्हें जनता तक पहुंचाना। और आईएएस ऑफिसर्स को सीधा उन डिपार्टमेंट्स के मिनिस्टर सुपरवाइज करते हैं। एक आईएएस की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि कोई भी मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर एक आईएएस को बर्खास्त नहीं कर सकता। ये पावर सिर्फ देश के राष्ट्रपति को दी जाती है, क्योंकि इन्हें राष्ट्रपति ही अपॉइंट करते हैं। एक आईएएस जब सर्विस में आता है तो उसे सबसे पहले सब डिविजनल लेवल पर रखा जाता है और सब मजिस्ट्रेट की पोस्ट दी जाती है। इसके बाद धीरे धीरे उसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पद पर प्रमोट कर दिया जाता है। ध्यान रखिएगा कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर ये तीनों एक ही होते हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक आईएएस ऑफिसर को सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट जैसे फाइनेंस, एग्रीकल्चर या एनर्जी में भी अपॉइंट किया जा सकता है। इसके अलावा पॉलिसी फॉर्मेशन या फिर विदेश में कुछ असाइनमेंट्स के लिए भी आईएएस ऑफिसर्स अपॉइंट्स होते हैं। आपने हर राज्य में एक चीफ सेक्रेटरी का पद को जरूर सुना होगा, ये भी एक आईएएस ऑफिसर ही होता है। एक आईएएस ऑफिसर को अपनी डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने, बेसिक सुविधाएं जैसे बिजली और पानी उन्हें मैनेज करने और साथ ही स्कूल्स वगैरह से संबंधित फैसलों में हस्तक्षेप करने की जिम्मेदारी मिलती है। इसके अलावा एक आईएएस ऑफिसर को अपनी डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट स्कीम्स जैसे उज्ज्वला योजना या फिर कुछ स्पेसिफिक पॉलिसीज और गाइडलाइंस जैसे कि लॉकडाउन या जनता कर्फ्यू, इन सभी को इम्प्लीमेंट करना होता है। इसके अलावा एक आईएएस ऑफिसर कभी भी इन संबंधित विभागों का इंस्पेक्शन कर सकता है और क्या जनता का पैसा सही से इस्तेमाल हो रहा है, इस संदर्भ में भी एक्शन ले सकता है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स 1973 के सेक्शन 107, 108, 109, 110, 144, 176 के मुताबिक आईएएस के पास डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी है और उससे संबंधित एक्शन लेने की पावर भी है। टेनेसी लॉज एक आईएएस ऑफिसर को डिस्ट्रिक्ट के रेवेन्यू से जुड़े मामलों में दखल देने की पावर देते हैं। एक आईएएस ऑफिसर चाहे तो कभी भी अपनी डिस्ट्रिक्ट में कंस्ट्रक्शन का कोई भी काम रुकवा सकता है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत किसी बाढ़ जैसी आपदा की स्थिति में भी राहत कार्य मैनेज करने की जिम्मेदारी आईएएस की होती है। इसके अलावा आर्म्स एक्ट, ड्रग्स लाइसेंस एक्ट और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत एक आईएएस चाहे तो अलग अलग सिचुएशंस में इन सभी क्षेत्रों में भी अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकता है। एक आईएएस को जो डिस्ट्रिक्ट मिली हुई है उसके तहत जितने सरकारी अस्पताल या स्कूल हैं उनकी जिम्मेदारी भी आईएएस की है। वो यहाँ के डिपार्टमेंट हेड्स को बुलाकर कभी भी रिपोर्ट मांग सकता है और उनकी जवाबदेही भी तय कर सकता है। स्कूल और कॉलेज के अलावा भी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या लैंड रिसोर्स डिपार्टमेंट सभी एक आईएएस के अंडर आते हैं और यहाँ पर भी एक आईएएस जांच कर सकता है, साथ ही इन डिपार्टमेंट्स के खिलाफ कार्यवाही भी कर सकता है। तो आप देख ही पा रहे हैं कि एक आईएएस की जॉब कितनी ज्यादा स्ट्रेसफुल है और इसी वजह से एक आईएएस ऑफिसर सरकार के लिए बहुत कीमती है और सरकार इसीलिए इन ऑफिसर्स की काफी खातिरदारी भी करती है। एक आईएएस की जॉब में लोगों को सबसे लुभाने वाली चीज ये खातिरदारी लगती है। सैलरी के अलावा एक आईएएस ऑफिसर को ढेरों पर्क्स मिलते हैं, जैसे कि एक आईएएस को हमेशा डिस्ट्रिक्ट के वीवीआईपी इलाके में बंगला दिया जाता है, जिसके साथ उसे कुक, गार्डनर
होम हेल्पर भी मिलता है। इसके बाद एक IAS ऑफिसर को सरकारी गाड़ी और ड्राइवर भी देती है। इसके अलावा भी इस गाड़ी के फ्यूल से लेकर इसके मेंटेनेंस का खर्चा सरकार ही उठाती है। सभी IAS ऑफिसर्स को भारत के किसी भी ट्रेन और फ्लाइट के फर्स्ट क्लास में फ्री में यात्रा करने की सुविधा है। साथ ही सरकार द्वारा उन्हें फ्री बिजली, पानी, केबल, इंटरनेट और BSNL का फ्री लैंडलाइन और ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी दिया जाता है। एक IAS ऑफिसर की सिक्योरिटी के लिए हर वक्त उसके पास 2 से 3 गार्ड्स होते हैं और किसी इमरजेंसी में सिक्योरिटी बढ़ाई भी जा सकती है। इसके अलावा एक IAS और उसके परिवार के लिए मेडिकल सर्विसेज भी फ्री है और बड़े से बड़े इलाज का खर्चा सरकार ही उठाती है। ये सब सुनकर जरूर कुछ लोग IAS बनने का सपना देख चुके होंगे। क्या आप में से कोई इस वक्त IAS की तैयारी कर रहा है? अगर हाँ तो कमेंट्स में लिखिए। क्या आपको पता है कि IAS को पहले ICS बोला जाता था और ये हमारे देश में अंग्रेजों ने शुरू की थी। ICS यानी इंडियन सिविल सर्विसेज, जिसे अंग्रेजों ने 1858 में शुरू किया था। यानी ये संस्था 160 साल से भी ज्यादा पुरानी है। पहले इसमें सिर्फ ब्रिटिश नागरिक ही बैठ सकते थे, फिर इसमें भारतीयों को भी कम्पीट करने की परमिशन मिल गई। ये परीक्षा तब इंग्लैंड में होती थी, फिर इसे भारत लाया गया। हमारे देश के महान नायक सुभाष चंद्र बोस भी इस परीक्षा में बैठ चुके हैं और उनकी पूरे देश में उस वक्त 4थी रैंक थी, लेकिन उन्होंने देश के लिए नौकरी छोड़ दी। इस समय भारत के IAS ऑफिसर्स भारत भर में हैं, जिनमें से कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सीधा काम कर रहे हैं, तो कई बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ मिलकर। इस वक्त हमारे देश के IAS ऑफिसर्स में काफी बड़ी बहस भी छिड़ी हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो कभी भी एक IAS को वापस दिल्ली बुला सकती है, लेकिन पेच यहाँ अड़ जाता है कि उन्हें इसके लिए उस राज्य के मुख्यमंत्री से परमिशन लेनी होती है और कोई भी मुख्यमंत्री अपने काबिल ऑफिसर्स को नहीं देना चाहता, इसलिए कई बार इस रिक्वेस्ट को नहीं माना जाता। अब सरकार एक कानून लाने जा रही है जिसके तहत IAS ऑफिसर्स को बिना स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन के ही सेंटर बुला सकता है और इसी बात पर सेंटर और स्टेट आजकल एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं कि आगे क्या होगा। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगली वीडियो आप किस बारे में चाहते हैं आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते जाइए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा।